बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में सबसे पहले हम ये देख लें कि समुद्र का विस्तृण पूरे पृथ्वी पर कितना है। तो मैं बता दूं कि पूरे पृथ्वी का लगभग 70.8% हिस्सा यानी 71% हिस्से पर समुद्र का विस्तार है और शेष हिस्से पर स्थलखंड का विस्तार है। समुद्र का यह विस्तार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में असमान है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में चूंकि स्थलखंडों का विस्तार सर्वाधिक है, फिर भी उत्तरी गोलार्ध के 60.7% हिस्से पर यानी लगभग 61% हिस्से पर समुद्र का विस्तार है, और दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि स्थलखंडों का विस्तार बहुत कम है, फिर भी दक्षिणी गोलार्ध में 80.9 यानी 81% हिस्से पर समुद्रों का विस्तार है। तो यह समुद्र और स्थल के विस्तार का अनुपात था पूरे पृथ्वी पर। दूसरी बात की अगर हम समुद्रों के औसत गहराई की बात करें तो समुद्रों की औसत गहराई सभी सागरों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 3800 मीटर है, जबकि स्थलखंडों की औसत ऊंचाई की बात करें सभी महाद्वीपों को मिलाकर तो औसत ऊंचाई सभी महाद्वीपों को मिलाकर 840 मीटर है। इस प्रकार ऊंचाई और गहराई में काफ़ी अंतर है। तो कैसिना एक विद्वान हुआ करते थे। इन्होंने इस ऊंचाई और गहराई को एक साथ एक ही वक्र द्वारा पृथ्वी के ग्लोब पर दिखाने की कोशिश की थी। इसलिए जब किसी सागर के गहरे भाग और किसी स्थल के सबसे ऊंचे भाग को किसी एक वक्र रेखा द्वारा खींचा जाता है तो इस वक्र रेखा को ही उच्चतादर्शी वक्र या हिप्सोमेट्रिक या हिप्सोग्राफिक कर्व कहते हैं। यही उच्चतादर्शी वक्र है। यह आपको ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में है। अब रहा सवाल कि समुद्र का अध्ययन हम कहाँ से करें। तो समुद्र का अध्ययन करने के पहले हम सबसे पहले समुद्र की स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि पूरे समुद्र में उसके अलग अलग हिस्सों में किस किस तरह की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। पहले हम इसके बारे में जान लें, तब हम समुद्र के अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। समुद्र की स्थलाकृतियों को हम समुद्री या महासागरीय बेसिन के उच्चावच के रूप में या रिलीफ ऑफ ओशनिक बेसिन के नाम से जानते हैं। ओशनिक बेसिन रिलीफ को अलग अलग हिस्सों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हिस्सा है महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल सेल्फ। दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा है महाद्वीपीय उभार कॉन्टिनेंटल राइज। चौथा है महासागरीय गहन मैदान या डीप सी प्लेन। पांचवा है महासागरीय गर्त ओशनिक डीप्स। और छठा है मिड ओशनिक रीज मध्य महासागरीय कटक। इसके अलावा कुछ और भी स्थलाकृतियाँ हैं जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें कि महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय उभार और महाद्वीपीय मध्य महासागरीय कटक होते क्या है। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट। तो किसी भी समुद्र के किनारे पर स्थित महाद्वीपों का डूबा हुआ हिस्सा, जो कि कहने का मतलब कि स्थलखंड या महाद्वीपों का समुद्र में डूबा हुआ हिस्सा मग्न तट कहलाता है। यह मग्न तट महाद्वीपीय हिस्से ही होते हैं जो समुद्र में डूबे हुए होते हैं। वास्तव में यह महाद्वीप के भाग होते हैं लेकिन समुद्र में डूबे हैं। दूसरी बात कि इसकी औसत गहराई 100 फैदम या 200 मीटर होती है। इसकी औसत गहराई 100 फैदम या 200 मीटर होती है। यह सबसे कम गहरे समुद्री हिस्से होते हैं। सबसे बड़ी बात कि चूंकि ये महाद्वीप के हिस्से होते हैं और समुद्र में डूबे होते हैं, इसलिए खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समुद्री हिस्से होते हैं। इसी क्षेत्र में मत्स्यन की क्रिया होती है। इसी मग्न तटों के ऊपर खास करके विश्व के 20% पेट्रोलियम उत्पादन इन्हीं मग्न तटीय क्षेत्रों से होते हैं। भारत में भी और विश्व के अन्य देशों में भी मग्न तटों से समुद्री तेल तथा अन्य खनिज संसाधनों का उत्पादन होता है। इसे मैग्नीज के नोडल्स भारत के दक्षिणी मग्न तटों पर पाए जाते हैं। इसी तरह से विश्व के अन्य हिस्सों में मोती निकालना या आपका झींगा मछली पालन करना या फिर मत्स्यन करना या फिर पेट्रोलियम निकालना, ये सारे की सारी औद्योगिक और आर्थिक क्रियाएं मग्न तटों से ही संबंधित है। संपूर्ण महासागरों को मिला दें तो उसका 7.5% हिस्सा मग्न तटों के अंतर्गत आ जाता है। दूसरी बात कि सभी पूरे विश्व में जितने मग्न तट हैं, ये मग्न तट चौड़े भी होते हैं
और सकरे भी होते हैं, लेकिन इनकी एक विशेष स्थितियाँ होती हैं चौड़े और सकरे होने की। होती यह है कि जिस तट के किनारे पर्वतीय बलित पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पर मग्न तट कम चौड़े होते हैं, और जिस तट के किनारे बलित पर्वत नहीं पाए जाते हैं वहाँ मग्न तट ज़्यादा चौड़े होते हैं। मग्न तटों की ढाल लगभग 1 डिग्री होती है। जैसे ही हम मग्न तटों से आगे बढ़ते हैं तो ढाल एकाएक तीव्र होने लगती है और यह 2 डिग्री से 5 डिग्री ज़्यादा तीव्र हो जाती है तथा इसकी गहराई 200 से 2000 फैदम हो जाती है। महासागरों के ऐसे हिस्से को मग्न ढाल कहते हैं। मग्न ढाल भी वास्तव में महाद्वीप के ही हिस्से होते हैं जिसमें ढाल की अधिकता होती है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इन मग्न ढालों के ऊपर गहरी कंदराएं पाई जाती हैं। इन कंदराओं को अंतःसागरीय कंदरा भी कहते हैं। इसकी ढाल इन अंतःसागरीय कंदराओं पर तीव्र ढाल पाए जाते हैं। संपूर्ण महासागरों के पूरे विश्व के संपूर्ण महासागरों के 8.5% हिस्से पर महाद्वीपीय मग्न तटों के विस्तार मिलते हैं। मग्न तटों पर पाए जाने वाली अंतःसागरीय कंदराओं की व्याख्या पंक तरंग सिद्धांत के आधार पर की गई है। मग्न ढाल से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें महाद्वीपीय उभार का हिस्सा मिलता है जिसकी औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर होती है। महाद्वीपीय उभार के बाद का हिस्सा गहन सागरीय मैदान होता है। जिस तरह से धरातल पर बिल्कुल समतल मैदान पाए जाते हैं उसी तरह से महासागरों में भी काफ़ी भीतर जाने पर मग्न उभार के बाद के हिस्से जो होते हैं महासागरों के लगभग प्लेन होते हैं, लगभग समतल होते हैं। ऐसे महासागरीय हिस्सों को मग्न गहन सागरीय मैदान कहते हैं। यह सागर के सबसे विस्तृत क्षेत्र हैं। विश्व के सभी सागरों को अगर मिला दिया जाए तो 76% सागरीय हिस्सा गहन सागरीय मैदान के अंतर्गत आता है। अगर हम अलग अलग महासागरों की बात करें तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में लगभग 80% हिस्सा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के लगभग 80% हिस्से जो हैं गहन सागरीय मैदान के अंतर्गत आते हैं, जबकि अटलांटिक महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका मात्र 55% हिस्सा ही गहन सागरीय मैदान के अंतर्गत आता है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि अटलांटिक महासागर पर महाद्वीपीय मग्न तटों का विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद आता है मध्य महासागरीय गर्त या महासागरीय गर्त। यह महासागर के किसी भी हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन द्वीपों के साथ ही इनके गर्त जो है महासागरीय गर्त ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। महासागरीय गर्त एक खाई होती है, एक भ्रंश की आकृति में स्थलाकृति होती है जो महासागरीय सतहों पर पाई जाती है या द्वीपों के किनारे पाई जाती है। इसका निर्माण भ्रंशन की क्रिया के द्वारा ज़्यादातर मिलता है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या संभव हो पाती है। सर्वाधिक महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा विश्व में, जो कि अभी तक 32 है लगभग। इसके अलावा चैलेंजर अभियान के द्वारा मैरियाना ट्रेंच की खोज की गई थी। विश्व का सबसे गहरा गर्त अगर है तो यह मैरियाना ट्रेंच ही है। इसके बाद टोंगा ट्रेंच है, दोनों प्रशांत महासागर में स्थित हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटकों की उत्पत्ति आप प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि महासागरीय नीतल पर दरार के बनने और मेंटल के लावा के बाहर निकलकर लावा के बाहर निकलकर इन दरार के सहारे किनारों पर बिछ जाने के कारण जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। मध्य महासागरीय कटक प्लेट विवर्तन की क्रिया के परिणाम होते हैं। ये इतने ऊंचे होते हैं कि लगभग सतह तक आ जाते हैं, बहुत बार सतह तक नहीं भी आते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सतह से बाहर निकल जाते हैं और द्वीपों का भी निर्माण करते हैं। विश्व में अगर सभी महासागरीय कटकों को मिला दिया जाए तो इनकी कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। 7500 नहीं, 75,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। सर्वाधिक लंबे कटक अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साथ ही ये कटक चौड़ाई में भी काफ़ी हैं। जैसे सर्वाधिक चौड़े कटक अगर आपको देखने हैं तो ये हिंद महासागर में मिलते हैं। अब अगली स्थलाकृति है समुद्री पहाड़ियाँ और गुयट। समुद्री पहाड़ी सी माउंट कहलाती है।
यह लगभग 1000 मीटर ऊंची स्थलाकृति है। यह शिखरों वाली होती है। इसको समुद्री तल से ये ऊपर उठी होती है लगभग 1000 मीटर और शिखर वाली होती है। चूंकि शिखरनुमा इस स्थलाकृति को सी माउंट या समुद्री पहाड़ियाँ कहते हैं। लेकिन यही समुद्री पहाड़ियाँ जब सपाट शिखर वाली होती हैं, ठीक है, मतलब इसका सिर सपाट होता है, तो इसको हम गुयोट कहते हैं। ये दोनों समुद्री गुयोट और समुद्री पहाड़ियाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में बहुत कई बार पूछे जा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं इस चैप्टर से और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सभी स्थलाकृतियों का वर्णन करना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि संसाधनों की प्राप्ति निम्न में से किस समुद्री उच्चावच से होती है, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट से होती है। दूसरा, मत्स्य की क्रिया किस हिस्से में होती है, किस उच्चावच वाले हिस्से में होती है। अंतः सागरीय कंदराएं किस हिस्से में पाई जाती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मग्न ढाल पर पाई जाती है। इसी तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि समुद्री कटक या मध्य महासागरीय कटक किस हिस्से पर पाए जाते हैं। तो ये समुद्री नीतलों पर पाए जाते हैं या फिर महाद्वीपों के किनारे पाए जाते हैं। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसका निर्माण प्लेट विवर्तन की क्रिया के द्वारा हुआ था, या किस समुद्री स्थलाकृति का निर्माण प्लेट विवर्तन की क्रिया के द्वारा हुआ है। तो इसमें आपका ट्रेंच है, ये प्लेट विवर्तन की क्रिया के द्वारा हुआ है। आपका मध्य महासागरीय कटक, ये प्लेट विवर्तन की क्रिया के द्वारा हुआ है। समुद्री पहाड़ियाँ और गोयोट को परिभाषित करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको इस चैप्टर से आएंगे। इसके अलावा है तटशोल और भित्ति। आपको जलमग्न कैनियन, तटशोल और भित्ति। तो इसमें तटशोल और भित्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें तट सपाट शीर्ष वाले उत्थित हिस्से होते हैं, जबकि भित्तियाँ जो होती हैं ये जैविक क्रिया द्वारा, प्रवालों द्वारा निर्मित होती हैं, और शोल जो है यह निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। अब जैसे डॉगर बैंक देखिए, तो डॉगर बैंक जो है ये निक्षेपण से बना हुआ बैंक है, जबकि जॉर्ज बैंक जो है अमेरिका का पूर्वी हिस्से पर जॉर्ज बैंक है। तो जॉर्ज बैंक जो है यह अपरदन से निर्मित है। ये तट है, ये तट जो है और शोल मत्स्य की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह से प्रवाल भित्तियाँ समुद्री तरंगों के लिए अवरोध पैदा करती हैं। प्रवाल भित्तियाँ खुद समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं। तो प्रवाल पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सारे तथ्य हैं इस चैप्टर से। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में अन्य समुद्र विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।